मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और इसी गुस्से की हालत में किचन में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनाते समय बर्तनों की बहुत तेज तेज पटक पटक कर रख रही थी। कभी इधर कभी उधर फेंक रही थी। किचन की खटपट की आवाज़ में समकर मेरी तीनों बेटियां अंदर आ गई और मेरे साथ सुनैना भी। लेकिन मुझे इतना गुस्सा देखकर किसी भी हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर मुझे कुछ कहे, क्योंकि जब मैं गुस्सा आता है तो मैं किसी की नहीं सुनती थी। उन सबको देखकर मैंने गुस्से से चीख कर कहा, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ, चले जाओ यहाँ से। मेरी चीख सुनकर मेरी तीनों बेटियां तो चली गई, लेकिन सुनैना वहीं खड़ी रही और आगे बढ़कर मुझे संभालने लगी। उसमें जैसे ही मुझे संभालने के लिए मुझे पकड़ा, मेरा गुस्सा साबते आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि मेरे गुस्से की असल कारण तो वही थी। मैंने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह गिरते गिरते बची। मुझे इस लड़की से बहुत ज़्यादा नफरत थी, लेकिन इतनी नफरत थी कि शायद मुझे किसी और से। कुछ देर तक आंखों से आंसू भरे मुझे देखती रही, फिर चली गई। उसके जाने के बाद मुझे थोड़ा सुकून हुआ। मैं उस लड़की से इतनी नफरत करती थी कि शायद ही दुनिया में किसी से और करती हूँ, और आज मेरे गुस्से की वजह वही बनी थी। हुआ यूँ था कि कुछ औरतें मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता लेकर आई थी। दरवाज़ा सुनैना ने ही खोल दिया। उसके बाद फिर सुनैना उन औरतों के सामने नहीं आई थी। सारा काम मैं अपनी बेटी से ही देख रही थी, तो उसे चाहती थी कि यह रिश्ता हो जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिश्ता था। मेरी बेटी ऐश करती। उन औरतों की बात सुनकर मेरा दिमाग गुस्से से मारे अंदर ही अंदर खोलने लगा। किसी तरह खुद को काबू पाया और कहा, जी हम सोच कर बताएंगे, अभी फ़िलहाल एकदम से जवाब नहीं दे सकते। औरतें फिर चलेगी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उन औरतों का मुँह नोच लूँ या फिर सुनैना का गला घोट दूँ। और उन औरतों के जाने के बाद मैं किचन में आई और अपना गुस्सा उन बर्तनों पर निकाल रही थी। जीने तो आया था कि इनके नाके इनके थप्पड़ मारूं, मेरे अंदर की सारी आग ठंडी हो जाएगी, लेकिन मैं मजबूर थी। चाय नाश्ते के बाद बढ़ते बोली, क्या जिसने दरवाज़ा खोला था वही है आपकी बेटी? मैं एकदम से डर गई। मुझे लगा पता नहीं सुनैना ने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो। मैंने कहा, हाँ है। तो मेरी बेटी ही क्यों, क्या हुआ? उसने आपके साथ कुछ बदतमीजी की है क्या? बोले निकल, अरे निकल, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, बहुत प्यारी बच्ची है। असल में बात यह है कि हमें आपसे यह कहना है कि हमें आपकी उसी बेटी का रिश्ता चाहिए, आपके बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए। आपकी बेटी और हमारे दिल आ गई है, प्लीज़ मना मत करना। बचपन की बात थी और थी, लेकिन अब सुनैना बड़ी हो चुकी थी। बचपन में तो उसे मारकर अपना गुस्सा निकाल लेती थी, लेकिन अब बड़ी हो चुकी है, उस पर हाथ भी नहीं उठा सकती थी। अगर बदले में उसे मुझे पर हाथ उठा दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हालांकि वह मुझसे बहुत डरती थी। उसे मैंने पूरी तरह से काबू पर रखा था। अब जैसे वो जवान और गोली मार दी, तानों से उसका पूरा शरीर छन्नी छन्नी कर देता। शाम तक धीरे धीरे नॉर्मल हो चुकी थी। अब दिमाग चलाने लगी थी, इस मामले में कैसे निपटूं। फिर खुद को नॉर्मल करते हुए मैंने उन लोगों को फ़ोन किया और माफ़ी मांगते हुए कहा, क्या मैं माफ़ कर दो, हमारे ख़ानदान में एक मौत हो गई है, इसलिए मैं आपको फ़ोन नहीं कर सकी। बात यह है कि हम सुनैना का रिश्ता पहले ही तय कर चुके हैं, तो इसलिए आपको सुनैना का रिश्ता नहीं दे सकते। अगर आप चाहें तो मेरी बेटियों में से और किसी का रिश्ता तय कर सकती हैं अपने बेटे के लिए। मेरी बात सुनकर लड़के की माँ ने कहा कि माफ़ करना बहन जी, हमें तो सुनैना ही पसंद आई थी। अगर सुनैना का रिश्ता आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम कहीं और लड़के को देख लेंगे, लेकिन हमें तो सुनैना ही पसंद आई थी। यह बात सुनकर मेरे अंदर आग लग गई, गुस्से की एक ऐसी आग जिसमें मैं जल उठी। मैंने सुनैना पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पहले उसकी माँ ने मेरा हक छीनने की कोशिश की, अब वह मेरी बेटियों का हक छीन रही है। मेरी बात सुनकर वह मशीन लगाने के लिए आगे बढ़ गई थी, लेकिन मैं वहीं गुस्से से खड़ी थी, उसी तरफ देखती रही। हालांकि मैं गुस्से में थी, लेकिन अंदर कहीं कुछ था। जब सुनैना की आंखों में आंसू आए तो लेकिन जल्दी ही मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि मुझे अपना वक्त याद आ गया था जब मैं अपने पति अंश के सामने कितनी गिड़गिड़ाई थी कि मैंने आज से रोते हुए कहा, अंश प्लीज़ दूसरी शादी मत करो, हमारी
खुद की बेटियां हैं, वह क्या सोचेंगे, आखिर उनके बारे में तो सोचो। कुछ भी हो जाए, मैं आप अपनी बेटियों का हक सुनैना को नहीं दूंगी। जो मेरी बेटियों का है वह मेरी बेटियों को ही मिलेगा। दिल में कुछ फैसला करते हुए मैं बाहर आंगन में आई। सुनैना कुछ किताबें पढ़ रही थी। उसे इस तरह आराम से बैठकर मैं गुस्से से चीख पड़ी तो वह बैठ कर पढ़ रही थी और वह मैले कपड़े पड़े थे, उन्हें कौन धोएगा। मैंने उसके हाथ से किताब लेकर फेंक दी। मेरे इस तरह किताब सीखने के एकदम से डर गई। उसकी आंखें आंसुओं से आ गई जिन्हें वो मुश्किल से रोके हुए थी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और मुझे बहुत ही नफरत से देखा। कहा था बीबी हो, बीबी बनकर रहो, ज़्यादा सर पर बैठने की जरूरत नहीं है। अपने ऑफिस कलीग से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करूँगा। वह कम से कम पढ़ी लिखी तो है, तुम्हारी तरह जाहिल तो नहीं, और तुम मुझे एक किस हक तक दूसरी शादी करने से रोक रही हो। एक बेटा तक मुझे दे नहीं सकी। आज की इतनी घटिया सोचकर पुल तक के पैर अंश के नफरत महसूस हुई, लेकिन फिर अपनी बेटियों का मुंह देखकर मैंने फिर अपने घर को बचाने की कोशिश की थी। मैंने अपने घर को बचाने के लिए एक तकनीकी सहारा लिया। मैंने कहा अगर वह भी तुम्हें बेटा ना दे सकी तो क्या करोगे, फिर क्या तीसरी शादी करोगे। मेरी बातों का अंश पर कोई असर नहीं हुआ। कहने लगा कि मैं पूनम से लड़के के लिए शादी नहीं कर रहा हूँ, अपने दिल से सुकून के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है। अगर वह मुझे बेटा नहीं दे सकी तो कोई बात नहीं, अगर एक बेटी हो तो क्या हुआ, तुम्हारी भी तो 3 बेटियां हैं, एक और सही। अंश के किसी की भी बात पर सुनने का फैसला कर लिया और पूनम से शादी कर ली। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने एकदम चेक कर कहा, अगर तुम्हें शादी एक शब्द से बोला मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा। बस यही पर आकर ही खामोश हो गई। मेरी बेटियां भी बहुत कुछ छोटी थी। बड़ी बेटी 5 साल की थी, दूसरी बेटी 3 साल की और सबसे छोटी वाली सिर्फ 2 महीने की थी। फिर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुप रही, क्योंकि अब कहने और सुनने को कुछ नहीं बचा था। और फिर वही हुआ जो अनशन हटाना था। अगले हफ्ते पूनम से शादी करके वह मेरी सौतन बनकर घर ले आया। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उसका स्वागत किया था। शादी बहुत ही सादगी से की थी, लेकिन उससे अगले ही दिन अपने वालिमा का खाना करीब बच्चों को खिला दिया। पूनम के आने के बाद मेरी जिंदगी बस चल रही थी, और कैसे चल रही थी मैं ही जानती थी। अपने मासूम बच्चों का मुंह देख देख कर अंदर ही अंदर तड़पती रहती थी। हमारा घर बहुत बड़ा था, इसलिए जगह की कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। अपने घर का सबसे बड़ा और अच्छा कमरा अपने और पूनम के लिए सेट कर लिया था। मैं ज़्यादातर अपनी बच्चियों को अपने कमरे में ही बंद रखती। शादी के तीसरे दिन ही अंश पूनम को लेकर हनीमून मनाने चले गए थे। पीछे रह गई थी मैं और मेरी मासूम बच्चियाँ। वह दोनों पूरे 1 महीने बाद लौटे, और यह 1 महीना मेरी किन तकलीफ़ों से गुजरा था मैं ही जानती थी। छोटी छोटी तीनों बच्चियों को संभालने के साथ साथ मुझे बाहर का काम भी करना पड़ता था। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी का यही महीना सबसे तकलीफ़ से भरा होगा, लेकिन मैं गलत थी। मेरी असल तकलीफ़ तो अब शुरू ही हुई थी। मेरी और मेरी बच्चियों की क्या क्या ज़रूरत है वह अंश को दिखाई नहीं देती थी। मैं किसी चीज़ के लिए कहते तो मुझे फलाची चाहिए, अंश हफ्ते तक बात को टालते रहते। वहीं अगर पूनम किसी चीज़ के लिए कह देते तो वह अगले ही दिन घंटे को हो जाती। पूनम खूबसूरत थी, रखरखाव वाली थी, बात करने में तमीज़ थी, लेकिन उससे देखते ही मेरा अंदर नफरत के अंगारे भरने लग जाती। जी चाहता कि इसका खून कर दूं। इसने मेरी और मेरी बच्चियों के हक पर डाका डाला है। अंश पूरा दिन पूनम के साथ ही रहता, मुझे और मेरी बच्चियों को देखता भी नहीं था। पूनम घर का कोई काम नहीं करती, क्योंकि अंश ने उसे कह रखा था कि घर का कोई काम मत करना, किचन में चूल्हे के सामने खड़े मत होना, क्योंकि तुम्हारा गोरा रंग काला पड़ जाएगा। और पूनम ने इस बात को शर्माते हुए मान लिया था। इसके
इसके उल्टा अंश ने मुझे कहा कि घर का सारा काम तुम करोगी, पूनम को किसी काम के लिए नहीं कहोगी, सारा काम करोगी और टाइम पर करोगी। मुझे अपनी ज़िंदगी जीने नहीं थी, बस गुजारनी थी, वह भी अपने बच्चों के लिए। इसलिए चुपचाप सारी बातें मानती चली गई। जब पति अपना नहीं तो घर लड़की से क्या शिकवा। पूनम वैसे तो पढ़ी लिखी समझदार थी, लेकिन सौतन ही उसका खुद से भी मन नहीं करता किसी काम को हाथ लगाना। पूरा दिन कमरे में बंद रहे, बस अंश के ऑफिस के आने का 5 मिनट पहले बाहर निकलती, पूरी तैयार होती और बाहर गेट पर अंश का इंतजार करने लगती। अंश आता, दोनों कुछ देर वापस बातें करते, एक साथ बैठकर खाना खाते। मैं और मेरी बच्चियां किचन में ही बैठकर खाना खा लेते, क्योंकि अंश का हुक्म था कि मेरे सामने कभी मत आना। कभी कभी तो मैं अपना गुस्सा अपनी बच्चियों पर ही निकाल देती थी, लेकिन बाद में पछतावा भी होता था कि आखिर में मेरी बच्चियों का क्या दोष है। लेकिन मैं खुद मजबूर थी, पूरा दिन घर में काम करती, मैं पूरा दिन घन चक्कर बनी रहती। सबके दिन नाश्ता, कपड़े, घर सफाई, ऊपर से 3 बच्चियों को संभालना। इसके बाद अंश और पूनम की फिजूल के चौचले देखना। दिल पर पत्थर रखकर काम करती और दोनों की इश्कबाजियों को देखा करती। अगर अंश पूनम को दूसरे कमरे में रखते तब शायद उसे इतना दुख नहीं होता, लेकिन उन्हें पूनम का मेरी छाती पर ही लाकर बिठा दिया था। फिर एक दिन पता चला कि पूनम पेट से है। इतना खुश हुए जैसे पहली बार बाप बन रहे हैं, लेकिन मेरे लिए थोड़ी राहत हुई, क्योंकि उन्होंने पूनम के लिए दूसरा घर ले लिया था। उसी में पूनम को शिफ्ट कर लिया, लेकिन जाते जाते एक जगह और दे गई कि अगर पूनम इस घर में रहेगी तो मेरी नज़र पूनम के बच्चों पर जाएगी। मेरे दिल पर धक्का मार लगा, लेकिन पूनम का मेरे घर से जाना भी मेरे लिए सुकून की बात नहीं थी, क्योंकि पूनम होती तो कम से कम घर में खाने पीने का सामान तो आता। अब तो अंश भी उससे फिक्रित हो गए। घर में खाने पीने के लाले पड़ने लगे तो मैंने सिलाई का काम शुरू कर दिया। अंश को फ़ोन करके सामान मंगवाते तो वह एक हफ्ता लगा देता, इसलिए मजबूर में मैंने खुद में ही कुछ करने की ठानी। मैं कपड़े सिलाई करती और जो कुछ पैसा आता वह घर में खर्च करती। यह दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल भरे दिन थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अंश की नौकरी चली गई और पूनम ने एक बेटी को जन्म दिया। नौकरी जा चुकी थी, खर्चे बढ़ चुके थे, इसलिए मजबूरी में अंश ने जो किराए पर मकान ले रखा था उसे छोड़कर वापस पुराने घर में आ गई। उसने दूसरी नौकरी ढूंढ ली थी, लेकिन बहुत कम सैलरी थी। वह सारी सैलरी सुनैना पर और पूनम पर ही खर्च हो जाती थी। उसके कमरे में दूध के डिब्बे और फ्रूट वगैरह हर वक्त मौजूद रहते थे, जबकि मेरी बेटियों की दफ़ा ऐसे कुछ भी नहीं हुआ था। अंश की सैलरी तो सुनैना और पूनम पर ही खर्च हो जाती थी। मेरे खर्चे और मेरी बेटियों के लिए खर्चे कहाँ से होते। अपना वही सिलाई का काम करती और अपने और अपनी बच्चियों को खर्चा चलाती। अंश अपनी सैलरी में सिर्फ राशन पानी लाते थे। पूनम शुरू में तो अपनी दुनिया में ही मगन रहती, लेकिन अब धीरे धीरे उसने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया। जब खर्चे बढ़ने लगे और आमदनी कम हुई गई, एक दिन उसने किचन में ताला लगा दिया। मैंने पूनम से हैरानी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया है, तो कहने लगी कि आमदनी तो ज़्यादा है नहीं और हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि हर वक्त बच्चे कुछ न कुछ खाते रहें, तो फालतू के खर्चे बढ़ते रहें। उसका साफ इशारा मेरी बच्चियों की तरफ था। जब पूनम किचन को ताला लगा रही थी तो अंश सामने बैठे देख रहा था, लेकिन उसने अपना मुँह से कुछ भी नहीं बोला। मैंने शिकायत की को नज़रों के अंश की तरफ देखा तो उसने कंधे उठा उसका दी। कहने लगे कि हाँ पूनम ठीक कह रही हो, अब आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा है, तो सोच समझ कर करना पड़ेगा। मैं कहते कहते रोक गई। मैं तो खुद पैसे कमाती हूँ और अपने बच्चों को खर्चा चलाती हूँ, बल्कि पूनम तो बेफूजी करती हैं। न जाने कितने फ्रूट उसके कमरे में पड़े हैं, सड़ जाते हैं, लेकिन इसे मेरी बुज़दिल को हो, मेरी गलती को हो, मैं अपने पति से डरती थी, बस यहाँ पर ही खामोश हो जाती। इतने पर ही हद नहीं थी। पूनम ने मेरी बच्चियों को प्राइवेट स्कूल से हटवा कर सरकारी नौकरी में डलवा दिया। अपनी बेटी सुनैना को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दिया। जब मैंने अंश से इस बारे में बात की तो कहने लगे पूनम ने जो किया है, तुम्हारी बेटियों की प्राइवेट स्कूल
रही है, अपना बेस अच्छा बना चुकी है। सुनैना को अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने दो, उसका भी बेस थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तुम्हारी बेटियां तो अब सरकारी में ही पढ़ सकती है। सुनैना का कच्चा दिमाग है, अगर अभी तो सरकारी स्कूल में डाल दिया तो वह पढ़ाई में कमज़ोर रह जाएगी। कोई त्योहार होता तो फंक्शन होता तो मेरी बेटियों के लिए जोड़ तोड़ करके खुद ही कपड़े बनाती थी, जबकि सुनैना के लिए मैचिंग चप्पल, मैचिंग चूड़ियाँ और मैचिंग ज्वेलरी सब कुछ आता था। यह देख देख कर मेरी बेटियों में हीन भावना आने लगी थी। कभी कभी मुझसे शिकायत करती कि मम्मी सुनैना तो इतने अच्छे कपड़े पहनती है, फिर हम क्यों नहीं पहनते। सुनैना की मम्मी तो इतने सारे जेवर और इतने सुंदर कपड़े पहनती, फिर आप क्यों नहीं पहनती। मैं बच्चों को डांट कर चुप कर देती, क्योंकि इन सवालों के मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। अपने बच्चों की ज़रूरत है देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिलाई करती, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों की ज़रूरत पूरी कर सकूं। लेकिन जो अंतर सुनैना के रहन सहन और मेरे बच्चों में था, उसे पाट नहीं पा रही थी, बस खाई और भरने के नाकाम थी। मेरी बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसे अपने बाप से नफरत होती जा रही थी, क्योंकि वह उतना भी समझती थी कि पूनम नाम का यह कोई सांप है। उनके बाप ने ही उसे सीने पर लाकर बिठाया है। फिर खबर मिली कि पूनम फिर से अंश बहुत ही खुश है। इस बारे में उसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं रही। वह पहले की तरह पूनम का ख्याल रख रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अंश और पूनम मंथली चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और फिर सब कुछ खत्म हो गया। अंश और पूनम की मौके पर ही मौत हो गई। मैं घर में दोनों खाना बनाकर तैयार बैठी थी, उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन बाहर एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर मैं कुछ घबरा गई। बाहर गेट खोला तो एम्बुलेंस हमारी ही दरवाजे पर खड़ी थी। सब कुछ खत्म हो गया। अंश और पूनम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पूनम का बच्चा पेट में ही खत्म हो चुका था। इस हादसे ने एक बार तो मैं अंदर तक हिल गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला। आखिर उन दोनों के जाने से मेरी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ने वाला था। पूनम तो मेरे लिए ही नहीं थी, लेकिन मेरे पति आज तक भी मेरे नहीं थे। वह हर वक्त पूनम के आगे पीछे फिरते, उसके ही खर्चे करते, मेरी बच्चियों के लिए और हमेशा इग्नोर करते। अंश ने इन हरकतों की वजह से एकदम पत्थर बना दिया था। मैंने खुद को जल्दी ही इन सब बातों से उठा लिया। मुझे कोई ज़्यादा दुख नहीं था अंश और पूनम के जाने का, लेकिन हाँ, जब नैना को कभी देखती तो थोड़ा दुख होता। फिर वह बिन माँ के बच्चे रह गई थी। लेकिन धीरे धीरे यह देखो फिर नफरत में बदलने लगा कि आखिर सब कुछ इसी माँ की वजह से हुआ था। मैंने अपने पूरे घर में एक निगाह डाली, अंदर तक सुकून उतर गया। अब यह पूरा घर मेरा था। इस घर में मालिक मैं थी, मालकिन मैं थी, क्योंकि पूनम के आने के बाद मेरी हैसियत एक नौकरान जैसी हो गई थी। मैं बस अपने कमरे में ही रहती और पूनम पूरे घर में मालकिन की जैसी रहती। वैसा ही होता था। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की सोची। उस घर में थोड़ी सी सेटिंग बदली और उसको घर में एक सिलाई की सेंटर खोल दिया। लड़कियों से फीस लेकर मैंने लड़कियों की सिलाई सीखना शुरू कर दिया। मेरे काम पर भगवान की कृपा हो गई, खूब चल निकला। घर में पैसे आने लगे तो मैंने अपने बच्चियों का एडमिशन अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। सुनैना का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में ही कराया। मैं उसकी देखभाल, उसकी पढ़ाई लिखाई और अपनी बच्चियों के बराबर ही करती थी, ना उसमें कम ना उसमें ज़्यादा। लेकिन फिर भी पुरानी ज़िंदगी की छाप मेरे दिमाग में अभी भी थी। धीरे धीरे चारों बच्चियां बड़ी होने लगी, लेकिन सुनैना ने खूब रंग रूप निखारा था। वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी। सुनैना और इसीलिए जो रिश्ता मेरी बड़ी बेटी के लिए आता वह सुनैना की तरफ झुक जाता। तंग आकर मैंने सुनैना से कह दिया कि किसी भी आने वाले रिश्तेदार के सामने नहीं आना। सुनैना मेरी सारी बात मानती थी और उसे यह बात मेरी मान ली। वह किसी के सामने नहीं आती, लेकिन हर बात कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता। मेरी बेटी का रिश्ता होते होते रह जाता। वह लोग नैना के किसी भी देख लेते और उसी को पसंद कर लेते।
मेरे दिल को पक्का फैसला कर लिया था, सबसे पहले सुनैना की ही शादी करूंगी। अपने रास्ते के कांटे को निकालना की सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि जब तक सुनैना की शादी नहीं होती मेरी बेटियों की शादी नहीं हो सकती। इसलिए मैंने सुनैना के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया, लेकिन सुनैना के लिए एक से एक बढ़कर रिश्ता था। लेकिन मैं उसकी शादी किसी अच्छे घर में नहीं करना चाहती थी। जो वर्षों से मेरे दिल में गुस्सा भरा हुआ था उसे निकालना चाहती थी। मैं उसकी माँ का बदला उससे लेना चाहती थी। मैं हर आने वाले रिश्तों को मना कर देती, लेकिन अगला रिश्ता उससे भी बढ़कर होता। मैं तो सुनैना की शादी ऐसे घर में करना चाहती थी जो उसके जोड़कर ना हो, जहाँ से सिर्फ दुख ही दुख हो। लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन बाजार जा रही थी तो एक साइकिल वाले से टकरा गई। वह साइकिल वाला जल्दी से नीचे उतर कर आया और मुझे उठाने लगा। बोला, माफ़ कर दो मैडम जी, मैंने आपको नहीं देखा, नहीं तो कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं तो उनसे भागकर ही मैं कहीं बचना चाहता था। मैं हैरत से उस साइकिल वाले को देख रही थी। कद काठी का लड़का था, लेकिन कुछ घबराया हुआ था। मैंने कहा, कौन लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? कहने लगा, मैडम जी मैं जा रहा हूँ, जुए में सब कुछ हार गया था, कुछ उधार भी रह गया और उसी को चुकता कराने के लिए कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। शाम तक कहीं से इधर उधर से जुगाड़ करके मन को उधार चुका दूंगा, लेकिन अभी मुझे उनसे बचना है। मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, इससे अच्छा सुनैना के लिए कोई रिश्ता मिल ही नहीं सकता। मैं उस साइकिल वाले को थोड़ा साइड में ले गई और उससे पूछा कि तुम शादी करोगे? मेरी बात सुनकर शर्मा गया और हाँ में सिर हिला दिया। मैं उसे फौरन अपने साथ घर ले आई और उसी वक्त पंडित जी को बुलाकर सुनैना के साथ उसके फेरे डलवा दिए। सुनैना बहुत रोई, चीखी चिल्लाई, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। एक बार तो मेरा दिल उसके रोने से पिघल गया था, लेकिन मैं अपनी नफरत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मैंने उसका रोना धोना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे साइकिल वाले की ओर सुनैना की शादी करवा दी। मैंने उसे उसी वक्त घर के कपड़ों में विदा कर दिया और रोती धोती घर से विदा हो गई। मेरी बेटियों ने जल्दबाजी में शादी करने की वजह पूछी तो मैंने कहा, अगर सुनैना की शादी नहीं करते तो तुम में से किसी की शादी नहीं हो पाती। मेरी बेटियां मेरी बात सुनकर शांत हो गई। अब मुझे अपनी बेटियों की शादी फिक्र हो गई। मैंने उनके लिए रिश्ते ढूंढना लगा। अब क्योंकि सुनैना का कोई मसला नहीं था तो मेरी दोनों बेटियों की शादी बहुत ही आसानी से हो गई। घर में मेरी छोटी बेटी और मैं बच्चे थे और छोटी बेटी की शादी करने के अभी कोई इरादा नहीं था। सुनैना की शादी को पूरे 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीनों में सुनैना एक बार भी हमारे घर नहीं आई थी। मुझे अब थोड़ी उलझन होने लगी थी कि क्या पता सुनैना कैसी हो। वह एक बार भी हमसे मिलने नहीं आई। दिन ऐसे ही कट रहे थे। एक दिन अचानक सुनैना आ गई, खुश लग रही थी। ना ही दुखी आते ही मुझसे गले मिली और मेरे हाथ में बहुत सारे पैसे रख दिए। बोली, मैं आपसे मिलने फिर आऊँगी। मैं हैरत हो गई, क्या यह सब क्या है? इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? फिर मैंने सोचा, चलो जो भी है, बहुत सारी ज़रूरतें अटकी हुई थी वह पूरी हो जाएगी इन पैसों से। एक हफ्ते बाद सुनैना फिर से मिलने आए और खूब ढेर सारे पैसे मेरे हाथों में रख दिए। और अब तो मैं ज़्यादा हैरानी हुई कि आखिर इसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। मुझे फिर से नफरत होने लगी कि इस लड़के की कितनी अच्छी किस्मत है, जहाँ भी जाती है इसकी किस्मत खुल जाती है। अगली बार जब सुनैना मुझसे मिलने आई तो उसका पति भी साथ था। वह मुझसे बहुत ही मोहब्बत और गर्मजोशी से मिला और साथ ही साथ उसने अपने छोटे भाई के लिए मेरी छोटी बेटी का रिश्ता मांगा। मैंने लालच में आकर हाँ कर दी। कितने पैसे वाले लोग हैं, मेरी बेटी राज करेगी जैसे सुनैना करती है। सुनैना ने मुझे अंदर कमरे में ले जाकर बहुत मना किया कि यह रिश्ता ना करें, लेकिन मैंने सुना नहीं, एक न सुनी। मुझे लगा शायद सुनैना को मेरी बेटी की सोने ही देखी जाती। वह नहीं चाहती कि उसकी तरह मेरी बेटी भी ऐश करे। मैंने बाहर आकर सुनैना की पति को रिश्ते के लिए हाँ कर दी और बोला कि अगले हफ्ते ही शादी कर लेते हैं। वह मान गया। जाते जाते सुनैना ने इस रिश्ते के लिए मना किया था, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी।
एक हफ्ते बाद मैंने सादगी से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। फेरों से पहले सुनैना ने बहुत मना किया, लेकिन मैंने उसकी नहीं मानी। उल्टा उसे ताने देने लगी, तुम चाहती नहीं हो कि मेरी बेटी खुश रहे, आखिर हो तो तुम पूनम की ही बेटी ना। मेरी बात सुनकर सुनैना की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी। आखिर मेरी बेटी की शादी हो गई, उसकी विदाई का वक्त आ गया। मैंने पिछली सारी नाराजगी भुलाकर सुनैना से कहा, मेरी बेटी का ध्यान रखना। सुनैना हल्के से मुस्कुरा दी और कहा, जब ख्याल रखने का वक्त था तो आपने मेरी नहीं सुनी। अब लालच में आकर अपनी बेटी की शादी कर दी। जितना हो सकेगा मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूंगी। मेरी बेटी विदा होकर अपने ससुराल चलेगी। मैं सोचने लगी यह सब क्यों कह रही है, लेकिन फिर मैंने सटक दिया कि अपने काम में लग गई। मेरी बेटी की शादी को पूरे 2 हफ्ते निकल चुके थे, लेकिन इन 2 हफ्तों में मेरी बेटी एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। मेरा दिल बेचैन होने लगा। सोचा चलो क्यों न खुद ही चलकर अपनी बेटी से मिलकर आती हूँ। अपनी बेटी से मिलने में मैं जब उसके ससुराल पहुँची, मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था, पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मगर मर करने सुनैना ने मुझे ठीक ही कहा, यह शादी ना करे, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी थी। अपने लालच में आकर अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। जब मैं बेटी पर घर पहुंची तो मैंने देखा कि फकीरों वाले हुलिये में फटे हुए कपड़े पहने, विखारन बना हुआ कटोरा हाथ में थामे घर से बाहर निकल रही थी। मुझे देखते ही वह दौड़कर मेरे गले लिपट गई। बोली, मम्मी की आपसे मुझे इतनी नफरत थी कि मुझे नरक में डाल दिया। यह लोग मुझे बहुत मारते पीटते हैं, मुझे भूखा प्यासा रखते हैं। मैं सुनकर तो बोलने की हालत में ही नहीं रही। तभी सुनैना भी उससे भी खराब होलिये में बाहर निकली। उससे चीखकर कहा, सुनैना तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सुनैना रोते हुए बोली, मम्मी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन आपको खुलकर नहीं बता सकती। यह लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, हर वक्त हम पर निगाह रखते हैं। मैंने आपको लाख मना किया आप ये शादी न करें, लेकिन आप लालच में थी, आप नहीं मानी। इनका गैंग बहुत बड़ा गैंग है, बहुत ऊपर तक इनकी पहुंच है। हमारे साथ साथ और भी कई लड़कियां यहाँ फंसी हुई हैं। आप जल्दी से जाएं, नहीं तो इन लोगों को पता चल जाएगा, हमारे साथ बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। आप ऐसा करें, सबसे पहले पुलिस में जाएं और हमारे बारे में उन्हें सब कुछ बताएं। सुनैना मुझे नहीं छोड़कर मेरी बेटी के साथ लेकर निकल गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे तो पैरों में जान ही नहीं है। किसी तरह खुद को घसीटते हुए पुलिस थाने में पहुंची और पुलिस की सारी कहानी बताई। पुलिस वाले पहले तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे, फिर मैंने बहुत मेहनत की। कहने पर मेरे साथ उस जगह पर चल कर आए। थोड़ी छानबीन करने के बाद लोग पकड़े गए। उनका बहुत बड़ा गैंग था। अब बड़े स्तर पर यह लोग लड़कियों को भीख मंगवाते का काम करते। पुलिस ने लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। अभी सारे लोग पकड़े नहीं गए हैं, कुछ रह गए हैं जिनकी पुलिस अभी छानबीन कर रही है। बहुत सारी लड़कियां थी इस गंदगी में, अब छूट चुकी हैं। मैंने अपनी दोनों बेटियों को तलाक दिलवाया और घर वापस ले आई। अब मुझे एहसास हो रहा था कि बदले की आग में मैं अंधी हो चुकी थी। सुनैना के साथ साथ मैंने अपनी सगी बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी। अगर कुछ कहना, लड़ना था, झगड़ना था, अपना गुस्सा निकालना था तो हमसे कहना था। इसमें सुनैना का तो कोई कसूर था ही नहीं, बेकसूर थी वह। वक्त मम्मी मम्मी कहती, मेरे आगे पीछे फिरती, मेरी बात मानती, तानों को सहती, घर का काम करती। मैंने उस पर मासूम के साथ साथ जानबूझकर गलत किया, इसलिए भगवान ने मेरी बेटी के साथ गलत किया था। खैर मेरी दोनों बेटियां मेरे पास हैं। मैंने पहली बार सुनैना को एक माँ बनकर गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। धन्यवाद दोस्तों।